dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 6, which is about environment. Okay? So, first of all, we have to understand the concept of environment. An environment includes all the living and non-living things with which an organism may interact. तो जितनी भी living and non-living things है हमारे surroundings में जो आपस में एक दूसरे के साथ interact करती हैं, that is whole together known as environment. ठीक है, जितनी living and non-living things हैं ये environment के अंदर सभी एक दूसरे के ऊपर interdependent होती है. एनवायरनमेंट अब बेसिकली दो टाइप्स का होता है. एक है फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड द अदर इज बायोटिक दैट इज लिविंग. सो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को हम एबायोटिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. अब एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट थिंग है. एक तो द मीडियम इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड द क्लाइमेट विच सराउंड्स. सो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या एक पहली इंपॉर्टेंट थिंग है, एक ऐसा मीडियम जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है एंड दूसरी चीज क्या है जो क्लाइमेट उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होता है. तो मीडियम में आपका सॉइल, वाटर, एयर सब कुछ इंक्लूड हो सकता है एंड क्लाइमेट के अंदर लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा ये सब चीजें इंक्लूडेड है. नाउ वी टॉक अबाउट बायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, अभी दोनों ही जो टाइप्स के एनवायरनमेंट है बायोटिक एंड एनवायरनमेंट एबायोटिक, ये मिलकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डीप सी एंड रेन फॉरेस्ट, ये दो टाइप्स के नेचुरल एनवायरनमेंट्स है जो कि हमारे अर्थ पे अवेलेबल है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटिक एनवायरनमेंट. सबसे पहले बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ओवर देयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स को स्टूडेंट्स हम फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं बिकॉज एज वी ऑल नो कि बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडेड है. एनिमल्स में आपके ह्यूमन बींग्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. अब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है ना, टू सर्वाइव, एंड ये इस एनर्जी का यूज करते हैं अपने सभी बेसिक लाइफ फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए. अब ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? फूड, यानी कि जो खाना वो खाते हैं वही उनका एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है. बट ये फूड को ट्रेस किया जाता है ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स विद द सन एनर्जी. ओके, लेकिन ये जो भी फूड बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? ग्रीन प्लांट्स के थ्रू मिलता है. एंड ग्रीन प्लांट्स अपना जो खाना प्रिपेयर करते हैं वो सन की एनर्जी का यूज करके करते हैं. Now next we come to food factory. So green plants के पास एक बहुत बड़ा advantage है as compared to the other living things. Okay, what is that advantage? कि green plants are able to prepare their own food. Only green plants ऐसे living organism है अर्थ पे जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, जबकि बाकी जितने भी living organism है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. They are dependent either directly or indirectly on the plants. ठीक है, so plants make their food. Plants अपना खाना जो बनाते हैं उस फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. अब क्या रीजन है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उनकी लीव्स में विच इज नोन एज क्लोरोफिल. ओके, अब ये क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को यानी कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है एंड फिर उसके साथ इसी एनर्जी के साथ कुछ रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके फूड प्रिपेयर किया जाता है. इन एडिशन टू ग्लूकोज, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज विच इज द फूड. उसके साथ साथ क्या ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इनफैक्ट हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑक्सीजन का ऑन दी अर्थ. नाउ अब ऑर्गेनिजम्स को हम 3 मेन ग्रुप्स पे क्लासिफाई करते हैं. किस बेसिस पर? कि हाउ डू दे ऑब्टेन एनर्जी. सो उस बिहाफ पर जो 3 मेन ग्रुप्स हैं दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं बिकॉज वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं एंड इसीलिए आप इन्हें फूड प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हो. सेकेंडली वी आर हैविंग कंज्यूमर. अब एक ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है हम उसे कंज्यूमर कहेंगे. कंज्यूमर्स को आप हेटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं या फिर अदर फीडर्स भी कहा जाता है. अब देर आर मेनी काइंड ऑफ कंज्यूमर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक माइस, इंसेक्ट एंड रैबिट, ये सब प्लांट ईटर्स हैं. ओके, एंड आप इन्हें हर्बीवोर्स कहते हो. उसके पास स्नेक, फ्रॉग, वोल्व, ये फ्लैश ईटर्स होते हैं. ओके, ये क्या करते हैं? उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं. ओके, या फिर ऐसे एनिमल्स को खाया जाता है जो कि प्लांट पे फीड करते हैं. सो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर ओनली.
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, बियर, क्रोज एक्सेट्रा। ये सारे वो एनिमल्स है जिन्हें आप ऑमनिवोर्स कहते हैं। ऑमनिवोर्स मीन्स व्हाट, दे कंज्यूम बोथ, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। चलो, अब एक स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल कंज्यूमर होता है जो कि डेड एनिमल्स की बॉडीज पे डिपेंडेंट है, उस पर फीड करता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल जैकाल, क्रो, वल्चर। ओके, चलो। Now next we're going to talk about decomposers. अब plants and animals जब क्या they die, जब plants and animals मर जाते हैं, so जो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप डिकम्पोजर्स कहते हो, वो क्या करते हैं, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड सोर्स की तरह यूज करते हैं। यानी कि स्कैवेंजर्स का काम अलग है। स्कैवेंजर्स की अगर बात करें के, तो स्कैवेंजर्स का काम क्या था कि ये डेड एनिमल बॉडीज के ऊपर फीड करते थे। देखिए डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, एंड इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स रिटर्न भी करते हैं वापस टू द सॉइल एंड वाटर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, मशरूम्स, ये सब हमारे डिकम्पोजर्स है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन एंड फूड वेब। सो अब इकोसिस्टम के अंदर क्या कुछ फूड एंड एनर्जी लिंक्स होते हैं बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। सो एक फूड चेन को आप इलिस्ट्रेट कर सकते हैं कि कैसे किसी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है इकोसिस्टम के अंदर, उसको कैसे अपना फूड एंड एनर्जी मिलता है। सो 3 लिंक्स आर देयर ऑफ फूड चेन। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, हमें पता है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कहते हो, है ना, एंड ये सबसे पहला लिंक होता है किसी भी फूड चेन का। ओके, उसके बाद वो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ये सेकंड लिंक है, एंड वो एनिमल्स जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को खा सकता है, उन्हें आप थर्ड लिंक कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है फूड चेन के, जैसे कि ऑन लैंड, लैंड पे एक ग्रास हॉपर है जो कि प्लांट को खाता है, फिर एक बर्ड क्या करती है, ग्रास हॉपर को खा जाती है, एंड फाइनली एक स्नेक जो है उस बर्ड को खा जाता है। इस तरीके से सबसे पहला लिंक था प्लांट, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया बर्ड में, एंड बर्ड को खा गई स्नेक। ठीक है, चलो। फिर फ्रेश वाटर पॉन्ड में माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर फ्लीज खा जाते हैं। फिर इसके बाद वाटर फ्लीज क्या है, मिनोज का फूड बनते हैं, या फिर जो छोटे छोटे फिशेज है उनका। ओके, फिर जो बड़ी फिशेज होती हैं पर्च एंड बाग्स, वो आपके मिनोज पे डिपेंडेंट होती है, उनको खा जाती हैं। सो फूड चेन इसी तरीके से चलती रहती है, और ये जो फूड चेन हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ये आपकी क्या एक्सटेंड हो सकती है बियॉन्ड द स्नेक ऑल्सो, या फिर पर्च और ब्रास के बाद भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। सो फूड चेन्स क्या है कि अच्छा डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे जो फूड एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज मोस्ट एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स हैं जो कि वन टाइप ऑफ फूड से ज्यादा भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल इन अ सी, अगर एक सी वाटर एनवायरमेंट है, यहाँ पे स्नी सील, टी स्नेल्स जो है ये वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स को खा सकते हैं। लेकिन सी वीड को कौन खा सकता है, बाकी जो छोटी छोटी फिशेज है, एंड ये छोटे छोटे फिशेज को कौन, लार्ज फिशेज खा सकती है, बर्ड्स एंड ऑक्टोपस। सो इस तरीके से सेवरल डिफरेंट फूड चेन्स है जो कि यहाँ इन्वॉल्व है, एंड ये सभी ओवरलैप होके क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है। ओके, सो फूड वेब क्या है, फूड वेब के अंदर वो सारी फूड चेन्स जो एक इकोसिस्टम के अंदर होती हैं, एंड वो सारी फूड चेन्स अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको आप क्या कहोगे, फूड वेब कहोगे। ओके, now, so this was all about biotic environment now, and now we have to discuss about abiotic environment. चल, so पहले भी हमने देखा है कि abiotic environment भी क्या है, एक मीडियम होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, एंड वो क्लाइमेट जो उसके सराउंडिंग में होगा, ये दो चीजें मिलकर हमारा एबायोटिक एनवायरनमेंट बनाती हैं। सो अब हम पहले मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल, एंड उसके बाद क्लाइमेट के बारे में, दैट इज लाइट एंड टेम्परेचर। चलो, एयर क्या है, एयर में मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि बाकी एनिमल्स होते हैं, इसी तरीके से ह्यूमन एंड प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए टू स्टे अलाइव। नाउ द एटमॉस्फेयर, अब वो एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग में है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है जो कि हमें एंड बाकी सभी ऑर्गेनिज्म को एयर सप्लाई करी जाती है ब्रीदिंग करने के लिए, एंड प्लांट्स भी इसी वाइटल गैस के थ्रू सर्वाइव कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन दैट आर डिसॉल्व फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द वाटर इज ब्रीथ बाय द फिश। अब वो ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे वाटर में भी डिसॉल्व होती है, उसको कौन ब्रीथ करता है, फिशेस एंड जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो। क्लियरली आप देख सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो जितनी भी अवेलेबल ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको यूज करते हैं, कब से, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से। ओके, इफ समथिंग डिड नॉट रिटर्न द ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। नाउ
कंसिडर दिस, अब उन्होंने क्या एक सिचुएशन दी है कि व्हेन यू इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं, आप क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तब आप क्या, जो एक वेस्ट गैस है व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको एक्सहेल किया जाता है, राइट? चलो, अब अगर समथिंग यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस ऑक्सीजन, अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करेगा एंड इन रिटर्न हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, सो ये क्या होगा? एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म होगा जो कि हमारे ऑक्सीजन गैस के यूज को एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस या मेंटेन कर सकता है। सो अब ये ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं जिनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में से यूज करते हैं, है ना? वाटर का यूज करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड एनर्जी जो है सनलाइट के, इसे यूज करते हैं एंड देन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट? चलो, अब फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। फिर जो ऑक्सीजन है वो लैंड प्लांट में से क्या एस्केप हो जाती है इनटू एटमॉस्फेयर, एंड जो ऑक्सीजन एक्वेटिक प्लांट्स में से है वो वाटर में एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इस तरीके से जो ट्रेड है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ये क्या है? इट इज द की टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। नेक्स्ट वी कम टू हाउ वाइटल एयर इज। अब कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वाइटल एयर है। सो एज वी ऑल नो कि एयर में ऑक्सीजन गैस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑल द गैसेस, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी को क्या इसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करना होता है एयर में से टू रिमेन अलाइव। ओके, बॉडी क्या है? बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो जो बर्न होता है, जो ब्रेक होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है एंड तभी उसमें से क्या एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस हो पाती है। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है नियरली कितना, उसमें 4/5 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, एंड हमारी बॉडी के बिल्डिंग में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम प्रोड्यूस करते हैं जब कार्बन क्या एयर में बर्न होता है प्लेंटी में, एंड प्लांट्स को इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नीड होती है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, एंड क्योंकि ये एयर से हैवी होता है तो दैट मीन्स क्या इसके थ्रू आप फायर भी एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीड। एयर हमको डिस्पोजल ऑफ सीड में, फ्लावर के पॉलिनेशन में, सब में हेल्पफुल होता है। एंड द लेयर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस की जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। सो हमारे अर्थ सरफेस का अबाउट 70% है जो कि सब आपका वाटर है, और वो जितना भी वाटर अर्थ पे है वो सॉल्टी वाटर है जो कि ओशियन, सी, बे एंड सम लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, फ्रेश वाटर केवल रिवर्स में या कुछ लेक्स या फ्रोजन फॉर्म में है इन द पोलर आइस कैप्स। हाउएवर, लेकिन कितना अबाउट 15% हमारा अर्थ का फ्रेश वाटर है जिसको लिविंग बींग्स यूज कर सकते हैं। बाकी सारा आपका सॉलिड आइस है जो कि ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स की फॉर्म में ट्रैप्ड है, ठीक है। नाउ ऑल्दो यू वुड प्रोबेबली नॉट एंजॉय इफ यू कुड लिव अ वीक और मोर देन अ वीक विदाउट फूड, ठीक है। अगर आपको बिना खाने के एक हफ्ते के लिए या एक हफ्ते ज्यादा के लिए रख दिया जाए तो आप सरवाइव कर लोगे। वो बात अलग है कि आपको क्या होगा, उतना अच्छे से आप इंजॉय नहीं करोगे, बट यू विल बी एबल टू सर्वाइव। लेकिन अगर आपको फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के लिए विदाउट वाटर रख दिया जाए, सो इट वुड बी सरप्राइज दैट यू लर्न अबाउट 65% और मोर ऑफ योर बॉडी इज वाटर, अदर लिविंग थिंग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मेनली ऑफ वाटर। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों के लिए बिना पानी के लिए रखा जाए तो देन it is impossible for a living organism to survive without water. Okay, so हमारी बॉडी का कितना मोर देन 65% है जो कि आपका वाटर का से होता है, वाटर से कंपोज है, एंड बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो भी मेनली किससे बने हैं? वाटर से बने हैं। नेक्स्ट में गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल। सॉइल क्या है? एक थिन लेयर है मिनरल्स की, डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, वाटर एंड एयर, ये हमारे अर्थ सरफेस को कवर करती है। टॉप सॉइल जो कि सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, ये आपके छोटे छोटे रॉक ग्रेन से बनी है, डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से एंड ह्यूमस से। ओके, बिना सॉइल के ज्यादातर प्लांट्स जो है वो लैंड पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड अगर प्लांट्स नहीं होंगे देन देयर वुड बी नो लाइफ सर्वाइवल। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल एंड एनवायरनमेंट। सो बहुत सारे क्या टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, एंड डिफरेंट सॉइल्स को क्या डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू शेप किया जाता है, जिसमें आपका वेदर, लैंड एंड ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं, है ना, ये सभी
ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इनको शेप प्रोवाइड करते हैं। सो अब एक ऐसी सॉइल जो एक प्लेस में है, एक जगह पे है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है वहाँ की वो सभी चीज़ों पे जो वहाँ सर्वाइव कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका कैक्टे प्लांट है ना, या जो बाकी फ्लैशी प्लांट्स हैं जो कि सबसे बेस्ट कहाँ ग्रो करता है, डेजर्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, जो कि मिनरल्स में रिच होती है, लेकिन इनके अंदर ह्यूमस या तो बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। बाकी सारे जो प्लांट्स हैं इनकी क्या कुछ और स्पेशल नीड्स होती है वेरियस एलिमेंट्स की जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो सॉइल एक मीडियम है जो कि प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है मॉइस्चर की फॉर्म में, जो कि प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सॉइल मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और उसके बाद हम बहुत सारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड भी करते हैं सॉइल के अंदर, सो दैट सॉइल के मिनरल कंटेंट को इंक्रीज कर सका जाए। नेक्स्ट इज सनलाइट। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन सभी को एनर्जी चाहिए, एंड इस एनर्जी का जो यूज किया जाता है वो डिफरेंट वेज में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयन जो है वो अपने प्रे को क्या क्लैश करने के लिए, कैप्चर करने के लिए अपनी एनर्जी का यूज करता है। लेकिन अब इस एनर्जी का सोर्स क्या है एंड ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग बीइंग के लिए? सो मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सनलाइट। प्लांट क्या करते हैं, इसी सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड कुछ एनिमल्स है जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं एंड दे ऑब्टेन एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन दी प्लांट। ओके, बाकी सारे एनिमल्स फिर प्लांट ईटर्स होते हैं। ओके, इस तरीके से जो सनलाइट की एनर्जी कहाँ पास हुई थी प्लांट्स के अंदर, अब वो क्या 1 to 1 लिविंग बीइंग के अंदर पास होती चली जाती है। तो सनलाइट जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, now how intensely a plant needs sunlight can be observed easily by placing a potted plant for a few days at a place without sunlight. Hence, it is obvious that they cannot grow plants in darkness. Now, the next is proper temperature. तो समर सीजन में जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी रिकॉर्ड किया गया है अर्थ पर। विंटर टेम्परेचर आपका -89 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। सो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसे टेम्परेचर पे जो कि काफ़ी एक्सट्रीम होता है उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस टेम्परेचर पे नहीं हो पाती हैं। ओके, सो एंड अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म विल डाई। इसीलिए एक प्रॉपर टेम्परेचर ज़रूरी होता है किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवर के लिए। सीड्स भी जो जर्मिनेट होती हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, कब? व्हेन दे गेट प्रॉपर टेम्परेचर। Now, next is meaning temperature. So, temperature क्या है? Have you ever touched an object that you thought was very cold, but that a friend thought was only mildly cold? Not all people agree on how cold or things are. So, more accurate way of measuring temperature must be used. The thermometer is an instrument which is used for measuring temperature. What is temperature? Temperature क्या होता है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस का मेजरमेंट क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। अब जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को सेम चीज उतनी ही हॉट या कोल्ड लगे जो किसी दूसरे पर्सन को लग रही थी। सो दैट मीन्स व्हाट, कि जो एक अच्छा तरीका है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने का वो यूज करा जाना चाहिए टू फाइंड द एक्यूरेट टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। सो थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलो, सो the chapter is completed over here. We have discussed the different components of our environment. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.